welcome to 8020 series. And in this series, as we already knew, that we are going to discuss 80% of the syllabus with only 20% of the PYQs. So, this is the episode 3 of Indian polity, in which today we are discussing about the salient feature of Indian Constitution. सो सेलियंट फीचर्स में हम क्या जानेंगे? सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन पे या कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी पे यूपीएससी ने काफी क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनदर इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, डेमोक्रेसी के क्वेश्चंस देखेंगे कि यूपीएससी ने कौन से पीवाईक्यूज पूछे हैं। उसके बाद हम बोरोइंग फीचर्स की कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से बोरो हुआ है उस पर कोई क्वेश्चन है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हम जो है सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेंगे। एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द एपिसोड 3। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। सो टाइम ना लेते हुए सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। रूल आपको पहले से ही पता है कि आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और देन क्वेश्चन को ट्राई करना है और देन आई विल एक्सप्लेन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन। देखिए गवर्नमेंट वो भी कौन सी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। ठीक है। Second statement, places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. Which of the statement given above are correct? So correct statement बताना है। So अगर मैं पहले statement की बात करूं, वहां पे दिया हुआ है effective restrictions on individual के ऊपर restrictions लगाने हैं in the interest of state। तो ये तो बहुत उल्टी सी बात हो गई है, बड़ी अलग सी बात हो गई है। भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होगी जो इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, लाइक फंडामेंटल राइट्स आर द बेस्ट एग्जांपल कि वो इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। सो ओनली स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है बिकॉज वो लॉजिकली बिल्कुल अगेंस्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सो द राइट आंसर इज ओनली 2। अब देखिए यहां से हमें क्या सीखना है इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से हमें एक बहुत बड़ी लर्निंग जो है वो दिमाग में रखनी है कि जब भी दो स्टेटमेंट वो भी सिमिलर साउंड के हों, सिमिलर साउंडिंग अगर स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है, तो उनमें से एक स्टेटमेंट सही होगा और एक स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस काफी हाई है। अभी हम इस बात को पूरी थ्रू आउट दिस सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे और देन हम एक जो है वो निष्कर्ष पे आएंगे, एक फाइनल आउटकम पे आएंगे। बट हमें इस ऑब्जर्वेशन को आगे दिमाग में रखना है कि जब सिमिलर साउंडिंग के सब्जेक्ट स्टेटमेंट्स हो, उनमें से क्या दोनों सही होते हैं या फिर कोई एक स्टेटमेंट सही होता है। तो इसका आंसर है ओनली 2 और आगे हम ऑब्जर्वेशन में इस चीज को अब रख रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है बाय डेफिनेशन? देखिए ए में कह रहा है गवर्नमेंट बाय द लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, ठीक है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, अगर आपने यही क्वेश्चन किया हो तो इसी से आंसर जो है वो आ सकता है। यहां पे लिखा हुआ है इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। सो अगर हम इसी बात को लेके चलें, इस 2014 के क्वेश्चन की इंस्पिरेशन लेके चलें, तो हम इस 2020 के आंसर में क्या करेंगे? गवर्नमेंट बाय द लेजिस्लेचर ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा बिकॉज लेजिस्लेचर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी ब्रॉड टर्म एंड इन दिस ब्रॉड टर्म लेजिस्लेचर इज जस्ट ओनली अ पार्ट। ठीक है, अदर देन द लेजिस्लेचर वी हैव अदर ऑर्गन्स लाइक एग्जीक्यूटिव, लाइक जुडिशरी। सो ओनली लेजिस्लेचर पे बात करना इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बिकॉज दिस इज वेरी ब्रॉड। ठीक है, ये ब्रॉड है और ये नैरो स्टेटमेंट है, सो नैरो नहीं सही होगा। ठीक है,
ये ब्रॉड और नैरो की फिलॉसफी से भी काफी यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व होते हैं। सो ये काफी ब्रॉड है और एक नैरो है, और नैरो डेफिनेशन नहीं होती, डेफिनेशन हमेशा ब्रॉड होती है, ये याद रखना बात। सो ये स्टेटमेंट गलत है। पॉपुलर गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है पॉपुलर गवर्नमेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज्यादा, जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चैनल्स है, जरूरी नहीं है कि वो उतने ही एथिकल हो, ठीक है, वो उतने ही ज्यादा लॉ बेस्ड हो, लॉ लीगल पे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो पॉपुलर इज नॉट अ क्राइटेरिया, पॉपुलर शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सो ये भी काफी जो है वो भी एक नैरो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है और इलॉजिकल भी है, थोड़ा सा प्रैग्मेटिक भी नहीं है। देन मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है, जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो हो जो मल्टी पार्टी गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो ये भी एक फीचर जो है वो इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, इस डेफिनेशन को रेस्ट्रिक्शन इसमें डाल रहा है। हो सकता है बाई पार्टी गवर्नमेंट हो, एक बाई पार्टी गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो सकती है। जैसे अगर मैं यूएस की डेमोक्रेसी की बात करूं, वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, बट वहां पे बाई पार्टी सिस्टम है, इट्स नॉट लाइक मल्टी पार्टी गवर्नमेंट। सो ये भी एक डेफिनेशन ब्रॉड नहीं है। एंड फोर्थ इज लिमिटेड गवर्नमेंट, ये ऑलरेडी हमें पता है बिकॉज 2014 का क्वेश्चन किया। लिमिटेड गवर्नमेंट मींस एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो गवर्नमेंट है जिसमें लिमिटेशंस हो, उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्टिव इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस हो ऑन द ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके पीछे एक फिलॉसफी है, उसी फिलॉसफी से यूपीएससी ने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आगे मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। पहले वाला क्वेश्चन भी यही था और 2020 में भी रिपीट किया है उसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 के अंदर क्या पूछा, आप पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, क्या मीन है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का? अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर, a government whose head enjoy nominal powers, a government whose head enjoy real powers, a government limited by the terms of the constitution, ठीक है। मुझे इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर पता है, आंसर डी। सवाल उठते हैं अदर ऑप्शंस क्यों गलत है, एक बार उनको देख लेते हैं। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज लिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वही है जिसपे लिमिटेशन है, जिसपे इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर, तो ये नैरो है। फेडरल स्ट्रक्चर होना इस चीज की गारंटी नहीं है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, ये बात दिमाग में रखो। सो दिस इज ओनली वन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है, बट पूरे को डिफाइन नहीं करता, पूरे का उसका मतलब नहीं है, मीन्स नहीं है। द गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय नॉमिनल पावर्स, सेम वैसी बात, या हेड एंजॉय द रियल पावर, ठीक है। ये एक बहुत नैरो डेफिनेशन है। सो नैरो और ब्रॉड की फिलॉसफी से आंसर हो सकती है। नैरो नैरोली डिफाइन करें, हमेशा याद रखना, आगे से यूपीएससी के कोई भी क्वेश्चन हो जहां पे डेफिनेशन या फिर उसका मीनिंग पूछ रहा हो, तो हमेशा हमें ब्रॉड की तरफ जाना है, ये याद रखना। मैं आगे भी आपको ये कॉन्सेप्ट बार बार याद दिलाऊंगा, हमें ब्रॉड की तरफ जाना है। ब्रॉड जो डेफिनेशन होगी, इसमें ब्रॉडली डिफाइंड होगा और जो उसका एसेंशियल फीचर होगा वही एक डेफिनेशन हो सकती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की एक एसेंशियल फीचर है कि लिमिटेशन, और ये लिमिटेशन कहां से आती है? बाय द आइडियोलॉजी और द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप स्टेटमेंट में बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, मतलब सभी के अंदर कहीं ना कहीं आपको पर्पस तो दिखेगा, बस उसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट रिफ्लेक्ट कौन सा कर रहा है? चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज, ठीक है, ये भी एक हो सकता है रिफ्लेक्ट तो कर रहा है। इट अनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड अ गवर्नमेंट, ओके, ये भी एक जो है वो कहीं ना कहीं पर्पस है इसका। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो देखिए
मुझे पता है कि क्वेश्चन का ए तो नहीं होगा और बी नहीं होगा, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। सवाल है सी और डी के ऊपर। सी आंसर है, मुझे पता है, आपने भी सोच लिया है, बट मुझे यहां पे आपको ये बताना है कि डी क्यों नहीं है। वाई डी इज नॉट द आंसर? बिकॉज आपने तो कहा था कि ब्रॉड डिफाइन कर रहा है, तो इसमें देखो कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए हुए हैं, सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी, सोशल सिक्योरिटी। एक ऐसा चीफ पर्पस जिसमें कितना ब्रॉड समझाया हुआ है सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस इज इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। सो व्हाई इट इज नॉट द आंसर? बिकॉज सोशल एस्पेक्ट इसमें ओनली डिफाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि आपने प्रियम्बल भी पढ़ी होगी, सिर्फ नॉट ओनली सोशल एस्पेक्ट के लिए हमारा प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन की समरी, ठीक है, प्रियम्बल इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रियम्बल, बिकॉज प्रियम्बल इज द की टू द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। सो वहां पे क्या सिर्फ सोशल ही एस्पेक्ट दिया हुआ है? वहां तो इकोनॉमिक भी दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे लिबर्टी भी दी हुई है, वहां पे पॉलिटिकल भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है ना, सारे एस्पेक्ट दिए हुए हैं। सो सोशल एस्पेक्ट अगर वैसे देखें तो ब्रॉड है, ब्रॉड है काफी, बट वैसे देखें तो एक रेस्ट्रिक्टेड कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ सोशल की बात की, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, अदर एस्पेक्ट्स की बात नहीं की, इसीलिए डी आंसर नहीं है। और हमारा जो बार बार आंसर एक ही कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ने पूछा है, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप सोच सकते हो कि यूपीएससी अपने पैटर्न को और अपने पीवाईक्यू को और अपनी फिलॉसफी को और अपनी थीम को कभी भी चेंज नहीं करता। उसकी थीम एक ही है, लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। चाहे लिमिट्स हो, लिमिटेड गवर्नमेंट हो, या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट यहां पे हो, या फिर इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट हो, सिर्फ शब्दों में हेरफेर होगा, लेकिन थीम में कोई भी चेंज नहीं होगा। और यहीं पे समझते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इक्वल टू लिमिटेड गवर्नमेंट प्लस रूल ऑफ लॉ प्लस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। किसके? इंडिविजुअल के। इट मींस गवर्नमेंट पावर मस्ट बी कंट्रोल not just by having a constitution but by ensuring that the constitution actually restrain the state। इसका एसेंस क्या होता है? Government must not become arbitrary, power must be distributed, checked and reviewable, citizen must have guaranteed freedoms enforceable through the courts like fundamental rights। so कैसे पता चलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी को मानता है? ये कुछ प्रोविजंस है जिससे आप बिल्कुल ये चीज वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज हैविंग द एसेंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लाइक हमारा जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड है, पावर ऑफ द स्टेट डिफाइंड है और रेस्ट्रिक्टेड है, चाहे आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन हो, और उसके बाद लिमिटेशन चाहे फंडामेंटल राइट से हो, चाहे सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट से हो, जिससे कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी ना हो, रूल ऑफ लॉ हो, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी हो, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सुप्रीम लॉ। ये सब फीचर्स इसी बात की ओर संकेत करता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन विच द लिमिटेड गवर्नमेंट इज द एसेंस। जहां पे गवर्नमेंट लिमिटेड है, उसके ऊपर लिमिटेशंस है, ताकि वो आर्बिट्री पावर्स का अपने मतलब आर्बिट्रली पावर्स का यूज ना कर सके। ये बात आपको आगे याद रखनी है यूपीएससी के फ्यूचर क्वेश्चंस के लिए। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड। ओके, सो अब हम नेक्स्ट थीम पे जाते हैं, वो है डेमोक्रेसी। सो अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, और हमारे वन ऑफ द सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो यहाँ पे डेमोक्रेसी का सुपीरियर वर्च्यू क्या है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा है। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू द एक्टिविटी। ये किसकी एक्टिविटी को कॉल कर रहा है, मतलब किसको एक्टिव कर रहा है, ठीक है, इसका कौन सा सुपीरियर वर्च्यू है जिससे वो एक कॉल कर रहा है फॉर दी एक्टिविटी। एक एक्टिविटी मतलब कहीं ना किसी को एक्टिव कर रहा है। क्या है इसका फीचर, जानो। ऑप्शन ए, द इंटेलिजेंस एंड द करेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन। ठीक है, क्या इनको एक्टिव कर रहा है, कि इनकी इंटेलिजेंस और इनके करेक्टर को ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन। द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप,
ठीक है, क्या ये मेथड्स फॉर द स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप उसके लिए कर रहा है? अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद द डायनामिज्म एंड विजन, क्या एक सुपीरियर इंडिविजुअल को जो है वो एक्टिव कर रहा है, या फिर अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, या फिर ये जो डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स होते हैं उनको जो है वो एक एक्टिविटी के लिए, एक्टिव के लिए उनके अंदर एक्टिविटी जगा रहा है या उनको एक्टिव कर रहा है कहीं ना कहीं। सो देखो अगर मैं डी से शुरू करूं, सो डेडिकेटेड पार्टी वर्कर ये काम किसका है? एक पॉलिटिकल पार्टी का है। ठीक है, आई नो कि डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बट ये काफी एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है, ये रिलेशन काफी इनडायरेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है विद द डेमोक्रेसी, डायरेक्ट नहीं है कि वो उनको, क्योंकि इसके बीच में लेयर्स है, काफी लेयर्स है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी लीडरशिप है, वो आगे अपने जो है पार्टी वर्कर्स को कहे। सो देयर आर वेरियस लेयर्स, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन वुड नॉट बी अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर नहीं होगा। सी में अ सुपीरियर इंडिविजुअल, कौन से इंडिविजुअल? एक सुपीरियर इंडिविजुअल को ये एक्टिविटी में बुला रहा है। कि डेमोक्रेसी किसकी है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये सब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा डेमोक्रेसी? ठीक है, तो ये लोगों के लिए है, तो क्या एक सुपीरियर इंडिविजुअल के लिए है? क्या उसको ये डायनामिज्म, क्या एक सुपीरियर इंडिविजुअल? ये तो बिल्कुल हमारे इनइक्वालिटी के, मतलब इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। ये हमारी इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। जहां पे हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जहां पे हम लास्ट डोर, लास्ट स्टेप जो है उसकी बात कर रहे हैं कि एक जो लास्ट में एक इंसान खड़ा है वहां तक हमारा डेमोक्रेसी जाए। बट एक सुपीरियर इंडिविजुअल, इट्स वेरी कॉन्ट्रास्ट टू आर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट एंड फिलोसफी। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, क्यों ये गलत होगा? ये इसलिए गलत होगा बिकॉज ये भी नैरो है कि मेथड, कुछ मेथड्स को ये एक्टिव कर रहा है, वो भी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के। क्यों भाई? अदर ऑर्गन्स को क्या होगा? लेजिस्लेचर का क्या हाल होगा? जुडिशरी का क्या होगा? ठीक है, सो डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू, एक इसका सुपीरियर वर्च्यू क्या सिर्फ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप तक सीमित है? नो, no, democracy is a very broad concept, it's a very broad term. It not only encompasses the executive, it not only calls the activity of the executive, but also for the judiciary, for the legislature, because democracy having a base of the check and balance। ठीक है, तो वहां पे भी ये ऑप्शन गलत है। सो हमारा आंसर यहाँ पे सही होगा। बाय एलिमिनेशन वी अराइव्ड एट द ऑप्शन ए, एंड वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। ध्यान से समझना इस बात को। देखो, हमें हर स्टेटमेंट को हटाना है विद द लॉजिक, ऐसे ही नहीं हटा सकते जो मन में आया वो बोल दिया, ऐसा नहीं। उसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक होगा, तभी हम उसको आंसर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसको एक्टिव कर रहा है? ये इंटेलिजेंस एंड एक करेक्टर ऑफ अ ऑर्डिनरी मैन एंड विमेन, इसको एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है। द इंटेलिजेंस एंड द करेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, बिकॉज एक ऑर्डिनरी, एक आम आदमी जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे इलेक्शन हो, चाहे उसका पॉलिटिकल स्क्रूटनी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल हो, या फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, यही डेमोक्रेसी का, क्योंकि पीपल इज इंपॉर्टेंट, और पीपल के अंदर भी ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, एक आम आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो लॉजिक को समझिए, ऐसे ही आंसर नहीं देना कि मन है, ये अच्छा लग रहा है, इसकी लैंग्वेज अच्छी है, ये वर्ड अच्छा है, ऐसे आंसर नहीं देना। एक लॉजिक के साथ आंसर तक हमें पहुंचना है। देखो, एक चीज याद रखना, एक जस्ट आपको मैं एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, काफी बार मुझसे ये पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो मैं आपको बहुत क्लियर सिंपल सा डिफरेंस बताता हूं। स्टेट पीसीएस का मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हाट, क्या, मतलब ये इसकी तैयारी के अंदर आपको व्हाट पता होना चाहिए हर कॉन्सेप्ट की क्या है। बट यूपीएससी में व्हाट तो पता होना ही चाहिए, ये तो है ही, बट इससे भी इंपॉर्टेंट दो बड़े एस्पेक्ट है, वो है व्हाई एंड हाउ।
ठीक है, तो यहां पे ये मैटर नहीं कर रहा कि इस क्वेश्चन का जो लोग सबसे ज्यादा पीवाईक्यू एनालिसिस में गलती करते हैं वो क्या करते हैं, पीवाईक्यू देखा और डायरेक्ट उसका आंसर क्या है वो इंपॉर्टेंट है। नो, हमारे लिए व्हाट इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्हाट मतलब इसका आंसर क्या है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस आंसर तक पहुंचे कैसे, हाउ विल रीच, हाउ, वेरी इंपॉर्टेंट, और वाई, यही आंसर क्यों सही है। समझ आ रहे हैं, ये ऑप्शन ही क्यों सही है और हम इसके तक कहां तक पहुंचे, हाउ, कैसे पहुंचे। सो ये है यूपीएससी का सुपीरियर वर्च्यू। यहाँ पे डेमोक्रेसी लिखा है ना, वैसे ही यूपीएससी या सीएससी एग्जाम का सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी ऑफ अ एस्पिरेंट, कि उसके अंदर वाई एंड हाउ डेवलप हो, वो हर चीज के पीछे वाई एंड हाउ को समझने की कोशिश करे। ये हमेशा याद रखना बात। सो एक छोटी सी बात आपको मैंने शेयर की और इसको हमेशा दिमाग में रखना, कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, जब भी आप रीडिंग भी करो, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए वाई एंड हाउ। व्हाट तो है ही, बट वाई, ऐसा क्यों एंड हाउ। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वन ऑफ दी माई फेवरेट क्वेश्चन है पॉलिटी के अंदर। ठीक है, सो आप इसको देखिए। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स constitutes the best safeguard of a liberty in a liberal democracy। कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी क्या है। ठीक है, सो ठीक है, ऑप्शन ए कमिटेड जुडिशरी, ऑप्शन बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ऑप्शन सी इलेक्टेड गवर्नमेंट, ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है देखो, एक आपको चीज और बताते हैं, आगे एनवायरमेंट में काफी ज्यादा वो यूज होती है और कई बार अदर अदर सब्जेक्ट में भी यूज होती है, बट यहां पे समझो, बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, लिबर्टी इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, यस और नो, लिबरल डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। सो हाउ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट would be based on a negative concept। ये बात समझ आ रही है मेरी, आप यहां तक पहुंच रहे हो मेरी बात, कैसे एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट तो उस पर तो डिपेंड नहीं होगा, बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंस्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड, तो एक नेगेटिव फैक्टर तो इसको सेफगार्ड नहीं करेगा। ये बात समझ आ रही है। सो ऐसे कौन कौन से फीचर्स हमारे ऑप्शंस में है जो नेगेटिव है। सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन बी को पढ़ूं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ गुड। आप पावर को सेंट्रलाइज करो, दिस इज नॉट कंसिडर एज अ गुड। ओके, ठीक है, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, सो ये ऑप्शन इसीलिए गलत होता है। ठीक है, देन आता है कमिटेड जुडिशरी। मुझे लगता है कि आप लोगों ने शायद कमिटेड जुडिशरी, देखो ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का गेम है, इंटरप्रिटेशन, हो सकता है आपने कमिटेड जुडिशरी को आंसर माना हो, बट अगर आप इस वर्ड को समझे कमिटेड, यहां पे दिस इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है कमिटेड। कमिटेड का मतलब यहाँ पे जुडिशरी, ये कमिटेड जुडिशरी यूज हुआ था वर्ड, अगर मैं आपको बताऊं इमरजेंसी के टाइम काफी बार यूज हुआ था, जब हमें हमारी इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 इमरजेंसी लगी। तो इमरजेंसी का सबसे नेगेटिव फीचर माना जाता है कि उस टाइम जुडिशरी जो है वो कमिटेड थी। कमिटेड जुडिशरी का मतलब है कि कमिटेड टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी। ठीक है, सो कमिटेड जुडिशरी इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ गुड। कमिटेड का मतलब वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट जैसा होता है वैसा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है ये कि जुडिशरी कमिटेड है फॉर द पीपल। नो, यहाँ पे कमिटेड जुडिशरी का मतलब है committed towards the ruling party, so this is also a negative concept। so by eliminating the negative concepts, बात समझ आ रही है, पॉजिटिव के अंदर दो नेगेटिव को हटा दिया तो हमें दो ऑप्शन अपने आप कट हो गए, 50-50 पे हम आ गए। समझ आ रही है बात, अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो सकता है और सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें आपको कॉल लेना है कि विच इज मोर ब्रॉडर। सो अगर मैं फिलॉसफी की बात करूं, एक लिबरल डेमोक्रेसी इज अ फिलॉसफी,
सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी इज ऑल्सो एक फिलॉसफी है। और इसके अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट इज एक मेथड है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बट सेपरेशन ऑफ पावर इज अ फिलॉसफी, ये भी एक अपने आप में फिलॉसफी है, सेपरेशन ऑफ पावर, इट्स मोर ब्रॉडर देन द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये बात समझो, ये बात समझो। मैं फिर उसी बार बार इसी एक फिलॉसफी पे आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, नैरो एंड ब्रॉड, नैरो एंड ब्रॉड, क्योंकि देखो जहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा पॉलिटिकल, ये आपकी पॉलिटी के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन है ये सब, इनमें डेफिनेशन पूछी जाएगी, इसमें मीनिंग पूछा जाएगा, इसमें कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। यहाँ पे नैरो वर्सेस ब्रॉड समझना बहुत जरूरी है, हमेशा आंसर को ब्रॉड की तरफ लेके जाओ। सेपरेशन ऑफ पावर इज वेरी ब्रॉडर, और सेपरेशन ऑफ पावर इटसेल्फ इज मोर क्लोज टू द लिबर्टी। कैसे? जब पावर सेपरेटेड होगी, सेपरेशन होगी, तो इट गिव्स मोर फ्रीडम टू पर्टिकुलर ऑर्गन, इट गिव्स मोर लिबर्टी टू द पर्टिकुलर ऑर्गन। ये बात समझ आ रही है? एंड इट ऑल्सो एनहेंस द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, बिकॉज अब कियोस नहीं है। जब पावर सेपरेटेड है, सबके पास अपना अपना काम है, डिवीजन ऑफ लेबर है, तो ज्यादा फ्रीडम है, ज्यादा लिबर्टी है इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो काफी मैं टाइम ले रहा हूं। व्हाई सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेस्ट सेफगार्ड? बिकॉज इट हैव अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, it prevents the tyranny of the government, it enables the other safeguards. While committed judiciary and elected government are vital, yes, they are vital, but their effectiveness often depends on the structure where power is already distributed, not centralized. इस बात को दिमाग में रखना। क्लियर? सो आई होप आपको ये चीज समझ आई। अब ये क्वेश्चन है आपका बोरोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहां कहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किया है। ठीक है, एक बार यूपीएससी ने ओनली क्वेश्चन पूछा 2003 के अंदर, सो यहाँ पे काफी स्कोप है, काफी स्कोप है। ठीक है, कभी भी यूपीएससी यहाँ पे भूले भटके इन गलियों में आ सकता है, सो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, ओनली एक बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सो आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और मैं भी दिमाग लगा लेता हूँ यहाँ पे क्या आंसर है। देखो मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन लेके नहीं बैठा हूँ। ठीक है, सो मैं भी आपके साथ ही लगा रहा हूँ, जिससे आपको ये फील आए, और मैं भी जो जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे एक प्योर आपको एक रॉ फील मिले कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, सो डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है? इट्स आयरिश, वी ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस थिंग। ठीक है, सो आयरलैंड से लिया है। एंड फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं यूएसए, यस, ओके। एंड कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंटर स्टेट रिलेशन, ये हमने कहाँ से लिए? ये हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये तो मैं बिना ऑप्शन के कर रहा हूँ, बट ऑप्शन से करना चाहिए, ये तो हमें पता है तो हम कर सकते हैं। लेट्स सी। ठीक है, देखो अगर मैं कल का ही पहले के एपिसोड से अगर मैं बात करूं, वहां पे मैंने कहा था कि आप पहले ये देखिए ऑप्शंस को पहले, और ऑप्शन को आप जब पहले देखेंगे तो ए के अंदर या तो 5 आएगा या 3 आएगा। ये बात समझ आ रही है? सो ए का 5 है या 3 है? 3 है, तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि ए का 3 है। अगर ए का 3 है, इसका मतलब दो ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे। समझ आ रही है? सबसे पहले जितना देखो आप केओस कम करोगे ना, उतना बढ़िया, एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ठीक है, देन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा सॉर्टेड है कि ए का 3 है। अब हम अगर यहाँ पे देखें बी का 5 है, बी का 5 है, तो हमें देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। फिर अगर मैं सी की बात करूँ, डी की बात करूँ, तो सी और डी में ऑप्शन है। ठीक है, तो सी के लिए 1 है या 2 है? ठीक है, सी डी में 1 या 2। तो अगर मुझे सी पता है, सी का 1 है, सो आंसर सही है। और अगर मुझे डी का भी पता है कि 1 और 2 में क्या है, तो भी मेरा काम हो सकता है। तो यहाँ पे सेंटर होल्डिंग द मोस्ट ऑफ पावर, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से हमने लिया है। ठीक है, तो डी का 2 है, सो डी का 2 और सी का 1। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए का 3 एक बार चेक कर लेता हूं, ए का 3, बी का 5, बी का 5, सी का 1, सी का 1 एंड डी का 2, डी का 2। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी इस तरीके के कोड के क्वेश्चन आए, पहले आप देख लीजिए, सॉर्टेड करने की कोशिश कीजिए कि भाई कोई भी एक पकड़ लीजिए
और उसके हिसाब से आंसर करने की कोशिश कीजिए और देन प्रोसीड कीजिए, बहुत इजीली आंसर हो सकता है। ठीक है, सो एक बार अब हम पूरी लिस्ट देख लेते हैं, प्रोविजन कहाँ कहाँ से हमने क्या बोरो किया है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो आपको दिमाग में रखना है। देखिए, सबसे सिंपल अगर मैं बात करूं, जापान का प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर अमेंडमेंट, साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट लिया, प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट। ठीक है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा याद रहे तो बढ़िया है, नहीं रहे एटलीस्ट अमेंडमेंट याद रहे कि अमेंडमेंट वाला प्रोसीजर हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका, बिकॉज अमेंडमेंट इज यूपीएससी की फेवरेट थीम है, वन ऑफ द फेवरेट थीम। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग कि साउथ अफ्रीका में अमेंडमेंट तो पता होना। ठीक है, अमेंडमेंट्स का प्रोसीजर हमने कहां से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया। ठीक है, इमरजेंसी ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सो ये हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, इतना दिमाग में रखो। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, हम जब इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंशन करते हैं फंडामेंटल राइट्स का, वो हमने कहां से लिए, जर्मनी से लिए। ठीक है, सो जापान से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है, अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट, ठीक है, प्रोसीजर लिया, अमेंडमेंट कैसे करना है, एंड जर्मनी से हमने क्या लिया, इमरजेंसी के प्रोविजन। ये तो छोटी छोटी कंट्री हमने कर ली। फिर आती है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मुझे पता है आप यूएस यूएस ये सब रट के बैठे हो, इसलिए मैं इनको पहले बोल नहीं रहा। ठीक है, जो आप कम ध्यान देते हो मैं उसको पहले बोल रहा हूं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल अबाउट मिडिल पाथ। ठीक है, मध्यम मार्ग। ठीक है, जैसे कंकरेंट लिस्ट अपने आप में मध्यम मार्ग का एग्जांपल है। ठीक है, एक यूनियन लिस्ट होती है और एक स्टेट लिस्ट होती है, दोनों के बीच की लिस्ट क्या होती है, मध्यम मार्ग क्या है, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, जॉइंट सिटिंग क्या है, इट्स ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मध्यम मार्ग, ये भी तो अपने आप में एक मध्यम मार्ग है बुद्धा वाला, कि भाई जब दोनों राज्यसभा लोकसभा के बीच में डेडलॉक हो जाए तो देन आप जॉइंट सिटिंग कर सकते हो। तो ठीक है, आज आपका पहला ही होमवर्क क्वेश्चन है, आपको वैसे भी पता है कि मैं आपको होमवर्क देता हूं हर एपिसोड के अंदर। सो द फर्स्ट होमवर्क फॉर यू, जॉइंट सिटिंग का मुझे आप आर्टिकल बताएंगे कमेंट के अंदर, आप मुझे बताएंगे कि जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल से होती है। सो आर्टिकल ऑफ द जॉइंट सिटिंग आप मुझे बताएंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। एंड जॉइंट सिटिंग हमने कहां से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए। तो दोनों मध्यम मार्ग क्लियर, ये दो तो याद हो गए, चलो भाई ऑस्ट्रेलिया के दो तो याद हो गए। तीसरा एक याद रखना है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स मतलब स्टेट के आपस में ट्रेड है, ये एक तीसरा है, ये मध्यम मार्ग से लेना नहीं है, बट दो तो याद रख सकते हो, कंकरेंट एंड जॉइंट सिटिंग मध्यम मार्ग, ऑस्ट्रेलिया से ये। कनाडा इज ऑल अबाउट द स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर को पार दी गई है। ठीक है, तो सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडरी पावर ऑफ विद द सेंटर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। और अब देखो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको ध्यान से देखना। कनाडा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेंटर वाले जो भी आए प्रोविजन, वो लगभग हमने कनाडा से लिए। ये याद रखना, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो आज का दूसरा होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं यहीं पे दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में। अभी रिसेंटली एडवाइजरी जुरिडिक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज एडवाइजरी जुरिडिक्शन का आर्टिकल होता है आर्टिकल 143, इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ठीक है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर कौन सा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चल रहा है, उसका नंबर बताएंगे कि कौन सा नंबर है उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, एंड उसकी थीम क्या है, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में मेन क्वेश्चन क्या पूछा गया फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप मुझे सेकंड होमवर्क का क्वेश्चन है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन हमने कहां से लिया, कनाडा से लिया, आप मुझे सेकंड आंसर ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देन आयरलैंड से हमने क्या लिया, डीपीएसपी लिया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये सब लिया है। यूएस से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब लिया है। यूके से आपको पता ही है काफी, जो हमारा पार्लियामेंट वाला सिस्टम है, बाइकैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, लेजिस्लेटिव रूल ऑफ लॉ, ये सब हमने यहाँ से लिया। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ऑलरेडी हमने एपिसोड 1 में देखा है कि हमने काफी चीजें ली है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो एडवाइजरी जुडिक्शन फ्रॉम द कनाडा, जो आपको याद रखना है, मुझे पता है आप कम ध्यान देते हो, उसको मैंने यहाँ पे बताया है। उसके अलावा फ्रांस तो आपको पता ही है, ये आइडियाज, लिबर्टी और ये सब, एंड यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज ली है। ठीक है, सो फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। ठीक है, एंड आइडियल ऑफ सोशल जस्टिस और प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, ये सब इजी है, सो इतना कुछ नहीं है, बस एडवाइजरी जुडिक्शन याद रखना। ऑस्ट्रेलिया फॉर द मध्यम मार्ग। ठीक है,
एंड जर्मनी फॉर द इमरजेंसी एंड साउथ अफ्रीका फॉर द अमेंडमेंट। ये सब आपको दिमाग में रखना है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। हर इतना छोटा सा दिमाग है, इसमें हर चीज रटोगे तो ब्लैकआउट हो जाएगा एक दिन। तो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट है पार्ट्स में से यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ 20 पार्ट्स। क्या आज हमारे 20 पार्ट्स है? आज के हिसाब से दो, इसको 2025 समझो, ठीक है, इसके हिसाब से हम आंसर देते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 20 पार्ट्स है? नो, ठीक है, स्टेटमेंट गलत। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल। नहीं, आज तो काफी ज्यादा आर्टिकल है, ठीक है। उसके अलावा 9th 10th 11th 12th शेड्यूल्स आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो ओनली सी 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा लॉजिक लगाने की कोशिश नहीं है। यहाँ पे समझेंगे कि जब भी नंबर्स दिए होते हैं सो उसमें यूपीएससी हेर फेर कर सकता है, आगे से दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2005 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन ऑफ पंचायत एंड वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, पार्ट 9 लाया गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, जिसमें पंचायत दिया हुआ है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? चलो देखते हैं। Then part 9A of the Constitution of India contain provision for the municipalities and the article 243Q envisage two types of municipalities, a municipal council and municipal corporation for every state. Okay. So स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 9 के अंदर, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट से हमने पंचायत ली है। 9A से अब देखो यूपीएससी का गेम देखो, यहाँ पे समझो किया क्या है और आगे हमारे लिए फ्यूचर में क्या ध्यान है। पूरे स्टेटमेंट में हाफ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट यहां पे एंड के बाद इसने सारा गेम चेंज किया है। ये यही करता है कि शुरू में तो ठीक लिखता है जिससे आप फ्लो में सही कर दो, लेकिन एंड के बाद पूरी कहानी चेंज कर दी कि आर्टिकल 243Q के अंदर 2 टाइप्स ऑफ दी हुई है। क्यों भाई 2 टाइप्स क्यों? 3 टाइप्स दी हुई है। 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आपके 243Q में दी हुई है, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड नगर पंचायत। नगर पंचायत, ठीक है, याद रखो। सो ये 2 नहीं है, ये 3 है। यूपीएससी ने गेम कहां पे खेला? गेम खेला 2 टाइप्स, यहां पे होगा 3 टाइप्स, ठीक है। सो आगे कभी फ्यूचर में इस टाइप के वर्ड्स हो तो आपको ध्यान रखना है, टाइप्स, 2 टाइप्स, 7 टाइप, 5 टाइप, 3 टाइप्स, 1 टाइप, जो भी XYZ आपको टाइप्स इस टाइप के कुछ वर्ड्स हो, वर्डिंग हो, वो दिमाग में रखना है। क्लियर है? सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट हियर। और एक लर्निंग और है यहां से, अब ध्यान से सुनना फॉर फ्यूचर। यूपीएससी ने पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को गलत नहीं बताया, यहां पे भी ये देखो, आप समझ रहे हो बात। पार्ट 9 को भी बिल्कुल सही, वो चाहता तो चेंज कर सकता था, पार्ट 9 में ए के अंदर कुछ और है, पार्ट 9 में कुछ और है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी को पार्ट 9 में डाल देता, 9A के अंदर पंचायत डाल देता, लेकिन ये गेम नहीं खेला उसने। यहाँ पे ध्यान से समझो, ये हमारे लिए आगे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी पार्ट्स में हेराफेरी नहीं कर रहा, ठीक है, ये बात दिमाग में रखो। 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया दोनों बातें, ठीक है। नगर पंचायत दिया हुआ है 2 टाइप्स नहीं है, नॉट लिमिटेड टू द 2 टाइप्स, ये याद रखना बात। क्लियर? अब क्वेश्चन 2024 का देखो, 2005 एंड 2024। 24 में क्या पूछा? पावर ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का एक स्टेटमेंट, हाफ स्टेटमेंट, उसी को फुल स्टेटमेंट बनाया गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये हमारे एज पर दी पीवाईक्यू हमें पता है। अब अगर हमें पीवाईक्यू का एनालिसिस पता है तो हम इस आंसर को कर सकते हैं, या फिर हमें ऑब्सोल्युटली नॉलेज है तो हम इस आंसर को कर सकते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन लीव करने वाला है या फिर गलत होगा, ठीक है। इसमें नॉलेज, ऑब्सोल्यूट नॉलेज की जरूरत है, या तो ऑब्सोल्यूट नॉलेज से करो
या फिर यूपीएससी के पीवाईक्यू से लर्निंग लेके सीख के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर अच्छे से देखा हुआ है कि क्वेश्चन पहले कैसे पूछा हुआ है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रिपीट है। ठीक है, बट इन दो स्टेटमेंट का क्या, मुझे थोड़ी पता कि भाई इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 के अंदर दिया हुआ है, मुझे भी नहीं पता कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 में दिया हुआ है। समझ रहे हो बात? हो सकता है हमें पता हो, अगर पता हो तो ये वेल एंड ओके है, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमारे पार्ट्स में ये दिया हुआ है, बट मान लो नहीं पता, फिर क्या होगा? फिर हमारे भरोसे है हमारा पीवाईक्यू का एनालिसिस। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस हमारे को क्या कहता है? पीवाईक्यू एनालिसिस हमें ये कहता है कि भाई पार्ट वो यूपीएससी गलत नहीं करता, जो पार्ट का डिस्क्रिप्शन वो बोलता है वो सही करता है, जो बोलता है वो करता है। तो अगर हमें उसको उसी पैटर्न को अगर हम मान लें और वहां पे गट्स दिखाएं यूपीएससी एग्जाम हॉल के अंदर, तो हम इस आंसर को सही कर सकते हैं। ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों सही है। इमरजेंसी पार्ट 18 में एंड पार्ट 20 के अंदर आपके अमेंडमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है बात। ठीक है, अमेंडमेंट हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। इमरजेंसी कहाँ से ली है? जर्मनी से। ठीक है, ये तो एक साइड ऐसे ही बात कर ली। ठीक है, जस्ट आपको रिवीजन दे रहा हूं, बट ये दिमाग में रखो। देखो, इसलिए कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। if you are handy with the trend, if you are handy with the यूपीएससीज पहले कैसे उन्होंने किया है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसने इस बार भी यही किया होगा, और उस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं, आगे मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जब मैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो अगर आपको स्पोर्ट्स का जीरो नॉलेज है, अगर जीरो नॉलेज है बट आपके पास पीवाईक्यू का एनालिसिस है, तो आप स्पोर्ट्स का क्वेश्चन जो है वो सही कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा वो कि कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेंड को एनालिसिस करना। क्लियर? सो दिस इज दी ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल अपने पास ओरिजिनली अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो 22 पार्ट्स थे, 20 पार्ट्स नहीं थे जैसे एक स्टेटमेंट में था कि 20 पार्ट्स। नो, ओरिजिनल में 22 पार्ट्स थे, नाउ 25 पार्ट्स है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट हमारे पास अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं? एक तो है पार्ट आपका 4A। ठीक है, उसके अलावा 4A में क्या है हम देखेंगे अभी। एंड देन अगर मैं इसकी बात करूं, आपका 42nd अमेंडमेंट से कौन सा आया है पार्ट? ठीक है, पार्ट 14A। उसके बाद पार्ट 9 एंड पार्ट 9B। ठीक है, ये कॉपरेटिव्स पे है 97 वाला। ठीक है, पार्ट 9 पूरा पूरा हमें इससे मिला है। ठीक है, सो एक बार जस्ट इसको रिवाइज कर लेना। पार्ट 1 के अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। ये यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है, पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट में डिस्कस करेंगे। टीपीएसपी पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज 4A के अंदर। ठीक है, सो ये 4A के अंदर क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। आप एक्ट पूछा जा सकता है यूपीएससी में, आप पार्ट में, अब वो फ्यूचर में क्या पूछेगा? वो पूछेगा कौन कौन से पार्ट ऐड हुए हैं और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुए हैं। सो आपको याद रखना है यहाँ पे पार्ट से रिलेटेड कौन कौन से अमेंडमेंट है। एक तो 42nd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट एंड 97th अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखना। ठीक है, सो यहीं से आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या फ्यूचर हो सकता है। पार्ट 5 के अंदर यूनियन, पार्ट 6 के अंदर स्टेट। ठीक है, पार्ट 7 ओमिटेड है, तो आपका थर्ड होमवर्क का क्वेश्चन कि ये पार्ट 7 जो आर्टिकल 238 है जो यहाँ पे ओमिटेड है, ये किससे रिलेटेड था? ठीक है, मैं चाहता तो यहाँ पे लिख सकता था, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे ये होमवर्क ही आपको देना था कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी, पार्ट 9 पंचायत, 9A म्युनिसिपैलिटी, 9B कोऑपरेटिव्स, 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10, पार्ट 11 रिलेशन विद यूनियन एंड स्टेट, फिर 12 के अंदर फिनांस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स, 13 के अंदर ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स एंड पार्ट 14 के अंदर सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, 14A के अंदर ट्राइब्यूनल्स। तो हमने यहाँ पे देखा था 14A में क्या है? ट्राइब्यूनल्स 14A के अंदर दिया हुआ है। ये हमारे अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट से आया है इंदिरा गांधी के टाइम। 42nd को हम बाद में पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से जब हम अमेंडमेंट्स देखेंगे। उसके बाद पार्ट 15 इलेक्शंस। ठीक है, एंड देन इलेक्शन अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पार्ट 15 तो याद रखना भाई इलेक्शन के ऊपर है। 18 आपको पता है इमरजेंसी के अंदर है, और
20 अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये तो पता होना चाहिए। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ये सारे पार्ट्स आपको एक बार दिमाग में रखना है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाले इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछे हैं, और उसके अलावा, ठीक है, और ये अमेंडमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आज हम यहीं तक अपनी डिस्कशन को रखेंगे। नेक्स्ट जो सेलिएंट फीचर है उसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम शेड्यूल्स पे बात करेंगे, और यूपीएससी ने शेड्यूल से, हर शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5। तो शेड्यूल वाइज जितने क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं फ्रॉम शेड्यूल 1 टू शेड्यूल 12, हम सारे क्वेश्चन नेक्स्ट जो है एपिसोड 3 के पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज के होमवर्क के 3 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, और किसी एक अपने दोस्त के साथ ये सीरीज को शेयर करेंगे। बस मैंने आपसे ये 2 चीजें यहाँ पे मांगी है, और मांग के ले रहा हूं ये, बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें मेरे को कोई शर्म नहीं है। ओके, सो आई होप आपको काफी मजा आ रहा होगा, और ऐसे ही हम आगे जो है हमारी सीरीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो थैंक यू सो मच।